हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित है, क्लास 12th। तो टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग इसके बारे में कुछ बातों को जानेंगे। तो निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक समृद्धि है। अगर कोई भी कार्य और उस कार्य में विकास एक निश्चित समय अवधि में हो रही है और ये किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो उस कार्य के द्वारा उसकी आय में यानी कि व्यक्ति की आय में होने वाली वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाती है। यह एक भौतिक अवधारणा है। यदि राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम मानते हैं कि देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का आर्थिक समृद्धि तभी माना जा सकता है, या देश का या किसी एक राष्ट्र का, कि जब उस देश का राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम लोग आर्थिक समृद्धि मानते हैं। यानी कि आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इससे संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्थिक विकास की धारणा। आर्थिक समृद्धि की धारणा से बहुत अधिक व्यापक है, बहुत अधिक विस्तारित है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी परिवर्तन से होता है। देखिए, आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का हमेशा संबंध जो होगा उत्पादन की वृद्धि से होगा, जबकि आर्थिक विकास का जो संबंध होगा वो उत्पादन के साथ साथ, अगर हम लोग वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो साथ साथ उस व्यक्ति का, उस समाज में रहने वाले लोगों का या उस राष्ट्र का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक, गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी में परिवर्तन से संबंधित होता है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ। यानी कि आर्थिक समृद्धि का संबंध, याद रखिएगा, एक वस्तु से संबंधित हो सकता है, पर आर्थिक विकास का संबंध व्यक्ति के संपूर्ण विकास से होता है। आर्थिक विकास में माप में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को सही माप नहीं माना जाता है। यानी कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय के जीवन की गुणवत्ता को नहीं माना जाता है कि वो सही नहीं है। इसकी माप में अनेक चर शामिल किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक। इसमें देखिए क्या क्या शामिल किए जाते हैं, मैं बता दूं। यहाँ आप देख सकते हैं आर्थिक चर, राजनीतिक चर, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, प्रति व्यक्ति टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं। ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम लोगों को आर्थिक विकास को मापना है तो इन सब चरों को इसमें शामिल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन है। जो हमारा आर्थिक परिवर्तन है, समृद्धि है, वो परिमाणात्मक है, परिमाण से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास परिमाण के साथ साथ गुण से भी संबंधित होता है, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि एक व्यक्ति अगर किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसमें उसके गुण में भी परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है। आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण को अपनाया गया है। 5 तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग आर्थिक विकास को माप सकते हैं। तो पहला, आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया था। आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोच, इसका प्रतिपादन किसने किया था? 1970 में विश्व बैंक ने किया था। विश्व बैंक ने किया था। ये आप लोग नोट कर लो ताकि ये पॉइंट्स जो है आपको कम से कम याद रहे कि किसने किया था। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। इस इंडेक्स के जॉन टिनवर्जन एंड मॉरिस डी मॉरिस ने प्रस्तुत किया। तो इस सूची को, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का को जो इसे प्रस्तुत किया, तो
ये थे टिनवर्जन और मॉरिस डी मॉरिस। इसके अंतर्गत यानी कि PQLI के अंतर्गत आर्थिक विकास के, यहाँ पे आप मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे PQLI ये होगा। PQLI के अंतर्गत विकास के मापन के लिए 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो 3 सूचकांक का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। दूसरा है बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, और तीसरा है साक्षरता, लिटरेसी। तो अगर PQLI को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोगों को जीवन प्रत्याशा की जानकारी लेनी होगी। फिर दूसरा बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी जिसको शॉर्ट में IM बोलते हैं, और तीसरा है साक्षरता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है निवल आर्थिक कल्याण, नीट इकोनॉमिक वेलफेयर। मापक कौन थे? तो विलियम नॉर्धस तथा जेम्स टॉबिन ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो आर्थिक विकास की मापक है। तो देखिए, ये जो आपको मैं बता दूं कि निवल आर्थिक कल्याण जो है ना, ये दिया किसने? विलियम नॉर्धस और जेम्स टॉबिन ने दिया। तो इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स वेलफेयर यानी कि म्यू की धारणा को विकसित किया, और बाद में इस म्यू की जो धारणा है इसको जेम्स टॉबिन और विलियम नॉर्धस ने दिया, पर बाद में इसे सैमुअल्सन ने संशोधित किया और इसे न्यू कहा। न्यू तो क्यों कहा? तो देखिए, न्यू में क्या है? सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो उत्पादन, अप्रत्यक्ष लागत, आधुनिक मतलब नागरिकों की जो हानि या गृहिणियों की जो सीमाएं हैं, इन सबको अगर हम लोग घटा दें तो जो हमें शेष राशि प्राप्त होगी वो हमें न्यू मिलेगी। यानी कि ये किसने दिया था? सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन ने दिया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड, इसको PPP भी कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन JR कैसल ने किया था, JR कैसल ने। और इसके अंतर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय के किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्ति ना करें, मतलब व्यक्ति से करें, और उस देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्रय शक्ति समता विधि जो है, इसके अंतर क्या करते हैं? किसी देश की जो सकल राष्ट्रीय आय होती है तो पहले से निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त किया जाता है, और उसे देश की भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर करते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग करती है और विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना की जाती है। तो इस विधि का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न देशों के रहन सहन के बारे में जानकारी निकालते हैं क्रय शक्ति समता विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इब्यूलेंट इंडिया। तो यहाँ इंडिया नहीं, इंडेक्स होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ इंडेक्स होगा, ठीक है। इंडेक्स याद रखिएगा, इंडेक्स होगा। इस सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी? तो इस सूचकांक की अवधारणा जुड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है, और उसके प्रोग्राम से। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इनका नाम याद रखिएगा, महबूब उल हक। उनके सहयोगी A.K. सेन और दूसरे हैं सिंगर हंस ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1990 में किया था, ठीक है। और महबूब उल हक कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। चलिए नेक्स्ट है, आगे इसी में देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 2010 से के पहले मानव विकास का आकलन जीवन प्रकाश यानी कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय पर की जाती थी। याद रखिएगा कि 2010 से पहले जो मानव विकास रिपोर्ट का आकलन किया जाता था
वह जीवन प्रत्याशा, यहाँ पे प्रत्याशा होगा, प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय पर की जाती थी, जबकि बाद में यह आकलन दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन और ज्ञान तक पहुंचा और सम्मानजनक जीवन के स्तर के आधार पर बदल गया। यानी कि इसमें चेंजेस किया गया। ठीक है, इसमें चेंजेस किया गया। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास के बहुआयामी पहलुओं पर विश्व का ध्यान आकृष्ट करने तथा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष किए गए प्रयासों द्वारा प्राप्तियों का एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से यह यूएनडीपी यानी कि याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है और इसे 1990 में प्रकाशित किया गया था, जो प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर, और आज भी किया जाता है। इसमें मानव के विकास के 3 बुनियादी आयामों लंबा यानी कि स्वास्थ्य, जीवन यानी कि उनके जीवन आयु बोल सकते हैं, ज्ञान, उनकी पहुंच, जीवन यापन का एक सभ्य स्तर, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और इनके द्वारा ही प्रगति का वैश्विक धरातल बोल सकते हैं आकलित किया जाता है कि कोई देश कितना इस तीनों चीज़ों को प्राप्त किया है, जिसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट रेडी की जाती है। ठीक है, मानव विकास सूचना। ठीक है, याद रखिएगा सूचकांक। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत की रैंकिंग एक पायदान का सुधार। चलिए भारत के बारे में बताते हैं कि भारत एक पायदान में सुधरा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे जान लेते हैं कि मानव विकास जो सूचकांक है भारत की क्या स्थिति है। तो देखिए डेवलपमेंट रैंकिंग के अनुसार भारत का जो स्थान रहा 2018 में वो स्थान रहा 189 से 189 देशों में भारत 130 पायदान पे रहा और एसडीआर 2018 में 0.953 एसडीआई मिला और नॉर्वे का प्रथम स्थान रहा है। उसके बाद आगे बताती हूँ कि यहाँ इसके पश्चात स्विट्ज़रलैंड का एसडीआई जो रहा 9.944, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, उसका एसडीआई जो रैंक मूल्य था वैल्यू 0.939, तीसरा आयरलैंड एंड चौथे पे जर्मनी। तो ये 5वें पर जर्मनी रहा। ठीक है, याद रखिएगा। एसडीआर 2018 में सबसे निचले स्थान पे कोई रहा तो वो नाइजर रहा 189 पर, जिसका मूल्य 0.354। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खुशहाली विश्व रिपोर्ट। तो 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सदस्य देशों ने अपने नागरिकों की प्रसन्नता के स्तर को मापने के लिए और इसके परिणाम का उपयोग किया। तो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए और इस प्रस्ताव में का अनुपालन भी किया गया। जो अप्रैल 2012 भूटान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने प्रसन्नता और अच्छे रहन सहन के विषय पर संयुक्त राष्ट्र स्तर पर सम्मेलन किया। अब इस सम्मेलन से जो निष्कर्ष निकला तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 में पहली बार ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये भी याद रखिएगा। विश्व की प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 उसके प्रसन्नता स्तर द्वारा 165 देशों को देखा गया और अप्रवासियों की प्रसन्नता द्वारा 117 देशों को रैंक दी गई। तो पूर्वी अफ्रीका में बुरुंडी दुनिया के सबसे अप्रसन्न माना गया, सबसे गरीब माना गया बुरुंडी को। बुरुंडी एक देश है और अधिक से पता चलता है कि अमेरिका में अगर बात करें तो जो आपका स्थान रहा मैं आपको बता देती हूँ, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हाँ,
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इससे पता चलता है कि 117 देशों को रैंक दी गई और पूरी अफ्रीका में बुरुंडी को दुनिया के सबसे अप्रसन्न माना गया। और इसमें और एक चीज़ है कि 2016 में 5वें स्थान से अमेरिका घिसक कर नीचे आया, जो 18वें स्थान पर आ गया, और पाकिस्तान 75वें से 86 पे आया, और नेपाल 101 से के बाद वो भारत के 133 स्थान पे आया, और बाकी जो शीर्ष में रहा वो था फिनलैंड। तो ये थी आप लोगों के ये सारे पॉइंट्स। आई होप ये आपको पसंद आएगा वीडियो। आर्थिक समृद्धि और विकास से संबंधित था, और ये क्लास 12 चैप्टर 2। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है ताकि आप लोगों का जो एग्जामिनेशंस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, आप के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।